दोस्तों आईपीओस के बारे में हम सभी को मालूम है कि आईपीओ का मतलब क्या है। आईपीओ का सिंपल मीनिंग है इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों मार्केट जब भी बुलिश रहता है तभी ये जो आईपीओस की जो संख्या है मतलब नंबर ऑफ न्यू इश्यूज कमिंग इन, जब भी मार्केट बुलिश रहता है तभी ये आईपीओस की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ आईपीओस आते हैं वो सब्सटेंशियली और एक्सपोनेंशियल बढ़ते हैं। मतलब मार्केट का सिचुएशन जब भी ठीक नहीं रहेगा तभी समझो महीने में 3-4 आईपीओज आए हैं, तो उसके अगेंस्ट जब भी मार्केट का सिचुएशन अच्छा रहेगा तभी 15 से 20 आईपीओ तक नए नए आईपीओज आते हैं। और ये अभी हम लोग दोस्तों देख भी रहे हैं कि हर हफ्ते 2 या 3 नए नए आईपीओज आते हैं। तो इतने सारे आईपीओज आते हैं तो उसमें से कौन से आईपीओ में मुझे अप्लाई करना चाहिए, कौन से आईपीओ में मुझे पैसा डालना चाहिए, ये कभी कभी एट टाइम्स डिसाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। दोस्तों अपने एक सब्सक्राइबर है श्री वेंकटेश करके, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आज ये मुझे क्वेश्चन पूछा और इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। मैंने भी उसके ऊपर सोचा और मुझे भी ऐसा लगा कि ये टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनना चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि कौन से आईपीओ में पैसा डालना है कौन से में नहीं डालना है ये जानना और ये एसेस करना खुद के लिए खुद एसेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+ है, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों जैसा हमने शुरू में बोला आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जो कंपनी के जो प्रोमोटर्स रहते हैं उनके कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं वो शेयर्स प्राइमरी मार्केट में वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मतलब आम पब्लिक के लिए वो आईपीओ मतलब वो इशू लेके आते हैं, हम पैसा भर के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल आईपीओ का मीनिंग है। अभी दोस्तों आजकल जो आईपीओज आते हैं, एक्चुअली नॉट आजकल, पिछले 2-3 साल में उसमें एक ओएफएस का भी एक एंगल रहता है। ओएफएस का मतलब है ऑफर फॉर सेल। अभी ये आईपीओ एंड ओएफएस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो नए आईपीओज आते हैं उनमें सम पार्ट इज ऑल्सो ऑफ ओएफएस। तो पहले आईपीओ और ओएफएस ये दोनों का जो डिफरेंस है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आईपीओ आता है वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके आता है। तो ये कॉम्बिनेशन में किसका परसेंटेज क्या है और कितना ओएफएस है और कितना आईपीओ है ये जानना ज़रूरी होता है। तो पहले हम आईपीओ एंड ओएफएस इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो हम जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आईपीओ में जो कंपनी को पैसा मिलता है, जो कंपनी पैसा कलेक्ट करती है वो कंपनी के अकाउंट में जाता है, वो कंपनी के शेयर कैपिटल के अकाउंट में जाता है। वेयर एज ओएफएस का मतलब कंपनी ने एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट जो कंपनी के एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं मतलब प्रोमोटर, फैमिली, फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, दे ऑल्सो ऑफर देयर होल्डिंग अलॉन्ग विद द आईपीओ। अभी दोस्तों इसमें क्या होता है कि ऑफर फॉर सेल में हम अप्लाई तो कर सकते हैं, हम पैसा तो भरते हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो पैसा जो लोग ये शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाता है, ना कि कंपनी के पास जाता है। तो आईपीओ का जो पैसा है वो कंपनी के पास जाता है, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसमें जाता है, वो पैसे का कंपनी को यूज़ होता है, वो पैसा कंपनी खुद के लिए, भले दैट पर्पज़ कैन बी एनीथिंग, वो पर्पज़ क्या है वो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन वो पैसा बॉटम लाइन इज कंपनी के पास जाता है। और जो ओएफएस है उसका पैसा वो ओएफएस में जो शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अभी दोस्तों आते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देयर आर मेनी सच फैक्टर्स, लेकिन उसमें से जो 5-6 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है अकॉर्डिंग टू मी, उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। अगर कोई नया आईपीओ आया तो उसमें वी कैन फिट इन द आईपीओ इनटू दिस फैक्टर्स एंड देन डिसाइड फॉर आवरसेल्फ कि हमको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। सबसे पहला दोस्तों पॉइंट आता है इशू प्राइस। हम लोग हमेशा ये चीज़ सुनते हैं कि दिस इशू इज़ ओवर प्राइस और दिस इशू इज़ ऑप्टिमली प्राइस और दिस इशू इज़ अंडर प्राइस। अभी ये अंडर प्राइस का बेस्ट एग्जांपल इज़ इरेडा। 34 रुपीज़ में इशू आया, ओपन हुआ 60 रुपीज़ के ऊपर, अभी 110-112 का भाव है, तो वन कैन से द इशू वॉज अंडर प्राइस। उसके अगेंस्ट दोस्तों LIC,
LIC अभी भी इशू प्राइस के नीचे चल रहा है, पेटीएम अभी भी इशू प्राइस के नीचे चल रहा है, मतलब जो IPO आया था उससे अभी भी नीचे चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो प्राइस है, इवन दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू एंड मी कैनॉट डिसाइड कि ये IPO का प्राइस क्या होना चाहिए। तो कंपनीज क्या करते हैं कि कंपनीज जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, जो ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं और वो कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का P&L, कंपनी का बैलेंस शीट, ये सब देख के एनालाइज करके पिछले 5-6 साल का, उसके ऊपर एक कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, ये कैलकुलेट करके देन दे अराइव एट अ प्राइस। ऐसे 2-3 एजेंसीज कंपनीज अपॉइंट करते हैं और मे भी उनका एवरेज लेके और वन ऑफ द एडवाइस फ्रॉम वन ऑफ द वैल्यूअर्स कंपनी चूज़ करती है और फिर प्राइस बैंड के हिसाब से IPO कंपनी लेके आती है। तो ये जो प्राइस है वो जब तक इशू लिस्ट नहीं होता है, जब तक शेयर लिस्ट नहीं होता है, तब तक उसको एनालाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि यह अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। इसीलिए ये अपने वीडियो में उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और ज़्यादा बात कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस क्या डिसाइड करना है वो ये प्योरली कंपनी का डिसीजन है। लेकिन दोस्तों अपार्ट फ्रॉम प्राइस ऑल्सो देयर आर अदर 4 to 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमको हर एक IPO में देखना ही चाहिए। ये फैक्टर्स के ऊपर IPO खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, या इनमें से कितने फैक्टर्स IPO के लिए पॉजिटिव है और कितने फैक्टर्स निगेटिव है, ये देखना ज़रूरी होता है। तो चलिए वन बाय वन वो फैक्टर्स देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने शुरू में बोला, IPO एंड OFS, IPO का पैसा किसके पास जाता है? IPO का पैसा कंपनी के पास जाता है। OFS का पैसा जो इशू OFS में जो शेयर्स सेल कर रहे हैं उनके पास जाता है। दोस्तों ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन डिसाइडिंग वेदर टू अप्लाई फॉर IPO और नॉट। एक्सेप्शन इज़ गवर्नमेंट कंपनीज। इरेडा में हमने देखा एंटायर थिंग वाज OFS बट वैल्यूएशन वाज गुड। अभी जिनको शेयर्स मिले उनको फ़ायदा भी अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो ये OFS और IPO का कितना कंपोजिशन है, मतलब कितना परसेंट IPO है, कितना परसेंट OFS है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों मैं आपको एक डे टू डे लाइफ का सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ तो ये OFS एंड IPO का जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग सब्जी खरीदते हैं मार्केट से, या समझो कोई फूड ग्रेन हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, तो IPO मतलब अगर हम लोग ये फूड ग्रेन और ये सब्जी अगर डायरेक्टली फार्मर के पास से खरीदेंगे, तो वो पैसा अगर हम फार्मर के पास से खरीदेंगे तो डायरेक्टली फार्मर के जेब में जाएगा, फार्मर के पास जाएगा, तो फार्मर का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और जो पैसा है वो फार्मर उसका खेती एक्सपांड करने के लिए या नए नए इनोवेशंस करने के लिए या नए नए खेती के लिए, उसका जो एग्रीकल्चर है, उसका जो फार्म है, उसके खेती के लिए नए नए एसेट्स वो खरीदेगा। मतलब अगर हम लोग फार्मर से डायरेक्ट खरीदेंगे, पैसा फार्मर के पास जाएगा, उसका बेनिफिट फार्मर को होगा और उससे फार्मर का ग्रोथ और फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अभी यही सब्जी और समझो यही फूड ग्रेन हम लोग मार्केट से खरीदेंगे, किसी सुपर मार्केट से खरीदेंगे, तो जो पैसा है वो सुपर मार्केट का जो ओनर है उसके पास जाएगा, लेकिन उसका फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फार्मर से हम लोग अगर कोई चीज़ 50 रुपये में खरीदते हैं, वही चीज़ वो सुपर स्टोर वाला फार्मर से 40 रुपये में खरीदेगा और हमको 60 रुपये में देगा। दोस्तों ये एग्जाम्पल से ये आइडिया अभी आपको आया रहेगा कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो प्राइवेट जिन्होंने ऑलरेडी किसी कंपनी में शेयर खरीदे हैं और वो अभी OFS के ज़रिए शेयर्स बेच रहे हैं, उनको वो शेयर्स क्या प्राइस में मिले थे और अभी वो क्या प्राइस में बेच रहे हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो OFS में जो लोग शेयर बेच रहे हैं, प्री इशू उनके पास कंपनी में होल्डिंग कितना है और पोस्ट इशू उनका कंपनी में होल्डिंग कितना रहने वाला है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्राइवेट होल्डर के पास, किसी एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर के पास समझो कंपनी का 10% का स्टेक है, and if he is selling entire 10%, then it creates a doubt in our mind, rather it should create a doubt in our mind कि कंपनी अगर इतना अच्छा है, कंपनी इतना प्रॉफिटेबल है, then why this person is selling his entire stake, ये भी सोचने जैसी बात है। अगर समझो किसी के पास 10% है, he is only selling 2%
and if he is going to hold 8%, that means that person is substantially having interest still in that company and that person believes कि ये कंपनी में आगे ग्रोथ, उसका जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो आगे जाके भी होगा. दिस आर जस्ट इंडिकेटर्स, ऐसा हम दोस्तों मान सकते हैं. उसके बाद में दोस्तों आते हैं आईपीओ का पर्पस क्या है. अभी आईपीओ मतलब अभी हमको मालूम हो गया, पैसा जाएगा सीधा फार्मर के पास, मतलब ये केस में पैसा जाएगा कंपनी के पास. तो दोस्तों ये जो आईपीओ है उसके मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं. एक है उसमें से डेट का रीपेमेंट, मतलब कर्जा रीपे करना. कंपनी के पास जो कर्जा है उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है और कैपिटल के ऊपर खाली डिविडेंड है. डिविडेंड दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया. तो वी कैन से दीज आर फ्री फंड्स अवेलेबल फॉर द प्रोमोटर्स. तो हो सकता है कि कंपनी आईपीओ लाके वो जो पैसा है वो डेट रीपेमेंट के लिए यूज़ करे. तो वो पर्पस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. वेदर इट इज़ डेट रीपेमेंट, वेदर इट इज़ एक्सपांशन, वेदर इट इज़ वर्किंग कैपिटल नीड्स और वेदर इट इज़ एक्विजिशन. कोई समझो नया कंपनी टेक ओवर करना है और अगर कंपनी के पास सफिशिएंट इंटरनल फंड्स नहीं है, देन ऑल्सो कंपनी कैन गो इन फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल फंड्स, आईपीओ एंड ऑल्सो एडिशनल लोन फ्रॉम द बैंक्स. ये सब चीज़ें दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है. टू द एक्सटेंट पॉसिबल, इफ़ द सोल पर्पस ऑफ द आईपीओ इज़ रीपेमेंट ऑफ डेट, देन आई विल बी रिलक्टेंट टू अप्लाई इन दैट आईपीओ. क्योंकि अगर कर्जा रीपे करना है तो कर्जा रीपे करके कंपनी के पास, मतलब कंपनी का जो फ़ायदा है वो उनको सिर्फ जो उनका इंटरेस्ट का पेमेंट है उसके ऊपर ही होगा. मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी का बचेगा. तो अगर ओनली डेट रीपेमेंट इज़ द मेन क्राइटेरिया, देन आई वुड बी रिलक्टेंट टू अप्लाई इन दैट आईपीओ. लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है, मतलब डेट रीपेमेंट हो, एक्सपांशन है, एक्विजिशन हो, ये सब दोस्तों चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन है, then according to me there would be a tick mark, positive tick mark for me for applying in that IPO. अभी दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. ये पॉइंट भी दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी का करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट लाइन क्या है, मतलब कंपनी क्या बिजनेस करती है, ये भी दोस्तों जानना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में गंधार ऑयल का आईपीओ आया था. गंधार ऑयल का आईपीओ, गंधार खुद जो कंपनी है वो निश मार्केट में है. कंपनी वाइट ऑयल बनाती है और इंडिया में वाइट ऑयल बनाने वाली गंधार छोड़ के सिर्फ और एक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है. तो गंधार का जो मार्केट शेयर है वो सब्सटेंशियल है. वी कैन से गंधार इज हैविंग अ निश मार्केट फॉर वाइट ऑयल विच इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर सर्टन मेडिकल पर्पजेज. तो ये टेक्नोलॉजी और ये मार्केट के ऊपर गंधार का मोनोपोली है, ये हम बोल सकते हैं. इसीलिए गंधार का जो आईपीओ था वो मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और उसका लिस्टिंग भी अच्छा हुआ. तो ये जानना कि कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी कौन से मार्केट में है, कंपनी का बिजनेस क्या है और वो बिजनेस के लिए आगे जाके क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, आगे जाके बढ़ने वाले हैं क्या वो प्रॉस्पेक्ट, उसके लिए मार्केट पोजीशन क्या है, आगे जाके वो मार्केट बढ़ने वाला है क्या, ये चीज़ें भी दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है. अभी ये हफ्ते और अगले हफ्ते किसी ज्वेलरी कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है. तो दोस्तों ज्वेलरी में ऑलरेडी देयर आर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, देयर आर ऑलरेडी मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. तो ये जो कंपनी है वो आगे जाके और क्या स्पेशल करने वाला है कि इनका आगे जाके ग्रोथ होगा, इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ये जानना भी बहुत दोस्तों ज़रूरी होता है. दिस इज़ ओनली अ हिंट, क्योंकि ये वीडियो में अपना जो फोकस है वो सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है और करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर है. तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग किसी भी स्पेसिफिक आईपीओ के ऊपर बात नहीं करेंगे कि ये आईपीओ अच्छा है, ये आईपीओ ख़राब है. दीज आर ओनली पैरामीटर्स और उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं. और उसमें ये जो सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गंधार ऑयल हो या इरिडा हो या अभी जो मैंने ज्वेलरी कंपनी के स्टॉक के बारे में बात की उसके बारे में हो, तो दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स. तो ये जो आईपीओज आ रहे हैं वो आईपीओज में कंपनी क्या कर रही है और आगे जाके कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर कंपनी में ग्रोथ रहेगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, तो ही जो अपना जो कैपिटल है, जो हमने अपना जो हार्ड अर्न मनी है जो हमने आईपीओ में डाला है, तभी उसका एप्रिसिएशन होगा. नहीं तो उसका एप्रिसिएशन नहीं होगा. क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही अपना शेयर का वैल्यू बढ़ने वाला है. और अपना दोस्तों चैनल का जो मोटो है, चैनल का जो ब्रीद वाक्य है
वो क्या है कि अपना हार्ड अर्न मनी उसमें हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आईपीओ आने के बाद या आईपीओ में अप्लाई करने के पहले ये सब चीज़ें दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा एक दोस्तों चीज़ है कि इशू का साइज़ कितना है, मतलब भले आईपीओ हो ओएफएस हो, दोनों मिला के इशू का साइज़ कितना है। जितना छोटा रहेगा इतना वो नंबर ऑफ़ टाइम्स इट विल बी ओवर सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो लिस्टिंग होता है शेयर का वो आईपीओ कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ उसके ऊपर भी दोस्तों डिपेंडेंट रहता है। लेकिन अगर इशू का साइज़ छोटा रहेगा देन द नंबर ऑफ टाइम्स इशू गेट्स ओवर सब्सक्राइब वुड बी नेचुरली हायर, क्योंकि साइज़ उसका छोटा है। इम्पॉर्टेंट इज़ इशू का साइज़ अगर समझो बड़ा है और वो भी 50, 60, 70 टाइम्स अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है इशू क्लोज होने के पहले, देन डेफिनेटली आग बंद करके उसमें दोस्तों हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिस्टिंग गेन्स एटलीस्ट आर गारंटेड। आगे जाके क्या होगा वो कंपनी में मार्केट सिचुएशन कैसा है, ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, अपना लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, वॉर का सिचुएशन कैसा है, इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक दफ़ा लिस्ट होने के बाद में शेयर का प्राइस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपनी परफॉर्मेंस उसके ऊपर डिसाइड होगा। लेकिन एटलीस्ट लिस्टिंग के लिए जो इशू ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, छोटा साइज़ वाला नहीं बड़ा साइज़ वाला, तो डेफिनेटली दोस्तों उसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो ये जो इशू साइज़ है ये इशू साइज़ देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इशू साइज़ के साथ में ही जो प्रोमोटर्स है वो प्रोमोटर्स का होल्डिंग पोस्ट इशू कितना होने वाला है ये देखना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट इशू भी दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग सब्सटेंशियल होना चाहिए। एक्सेप्शन इज आईटीसी में देर आर नो प्रमोटर एज सच एंड ऑल द होल्डिंग इज विद आइदर पब्लिक और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआईआईस। लेकिन ऐसे कंपनीज एक्सेप्शनली एज ए एक्सेप्शन ही हमको दिखते हैं। तो पोस्ट इशू के बाद भी प्रमोटर का होल्डिंग कितना रहने वाला है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, और सब्सक्रिप्शन परसेंटेज कितना है ये देखना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। समझो 3 दिन इशू ओपन है, पहले 2 दिन में ही समझो इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया 40-50 टाइम्स, देन देयर इज़ डिमांड वी कैन से फॉर दिस आईपीओ एंड ऑल्सो देन वी कैन फॉलो द सूट। मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया है तो हम लोग भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर करके मैं क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें देखने के बाद लास्ट डे तक, लास्ट मोमेंट तक मैं रुकता हूँ, कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो देख के लास्ट मोमेंट पे मैं डिसाइड करता हूँ कि ये इशू में मुझे अप्लाई करना है या नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो बिजनेस चैनल्स है दोज आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स, तो उनके ऊपर हर एक बिजनेस चैनल के ऊपर या जो ब्रोकिंग फर्म्स है उनका भी एडवाइजरी आता है कि ये इशू में हमको क्या करना चाहिए। वो जो एडवाइजरी है और जो बिजनेस चैनल्स पे भी जो दिखाते हैं वो देख के भी टू अ सर्टन एक्सटेंट, आई एम नॉट सेइंग ब्लाइंडली हमको उनको फॉलो करना है या ब्लाइंडली अभी जो हमने फैक्टर्स जो हमने देखे उनको फॉलो करना है। ये एज अ दोनों का कॉम्बिनेशन करके वी कैन डिसाइड वेदर टू अप्लाई फॉर द आईपीओ और नॉट। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन आईपीओ, हाउ टू डिसाइड वेदर टू अप्लाई और नॉट। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।